Good morning, friends. I am PL Narada, Assistant Professor, and today we will study an essay on dramatic poesy by John Dryden. Essay on dramatic poesy. ऐसे मतलब निबंध, ड्रामेटिक नाटकीय और पोइजी पोइट्री पे लिखा गया निबंध है। जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया ये लेख है। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी बाय जॉन ड्राइडन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जॉन ड्राइडन जो है 1631 से 1700 तक के बीच में रहे, यानी 1631 में पैदा हुए और 1700 में ये चल बसे। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1668। ये जो बुक है एन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी 1668 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ ए लिटरेरी डिबेट विद ए ड्रामेटिक टच। ये एक साहित्यिक वाद विवाद है। लिटरेरी डिबेट, डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, और लिटरेरी मतलब साहित्यिक। ये एक साहित्यिक वाद विवाद है जिसे कोई व्यक्ति लड़ता है। अब वो लड़ने वाला व्यक्ति किस तरह का है? अगर लड़ने वाले व्यक्ति मूर्ख हैं तो लात घूंसों से लड़ेंगे, अगर वे विद्वान हैं तो वो साहित्यिक बातों के माध्यम से लड़ेंगे। तो यहाँ पर भी ये साहित्यिक वाद विवाद है जिसको ड्रामेटिक टच दिया गया है, यानी इसको नाटकीय फ्लेवर दिया गया है। इट इज़ ए कन्वर्जेशन अमंग फोर फ्रेंड्स। यह एक वार्तालाप है। कन्वर्जेशन का मतलब होता है वार्तालाप। अमंग फोर फ्रेंड्स, चार मित्रों के बीच में, चार मित्रों के बीच में ये एक वार्तालाप है। वो चार मित्र कौन कौन हैं? क्राइटस है, रिप्रेजेंटिंग ड्राइडन्स ब्रदर इन लॉ सर रॉबर्ट होवर्ड। क्राइटस कौन है? ड्राइडन का ब्रदर इन लॉ, यानी ड्राइडन का साला था, जो कि सर रॉबर्ट होवर्ड हैं। उसको सर रॉबर्ट होवर्ड को इसमें क्राइटस नाम दिया है। उसका उपनाम, या यूँ कह दें कि उसका ओरिजिनल नाम नहीं दे करके उसको क्राइटस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। लिसिडस, एक और सेकंड जो करेक्टर है वो लाइसिडस है, रिप्रेजेंटिंग सर चार्ल्स सैडली। सर चार्ल्स सैडली के रूप में उसको प्रतिनिधित्व मिला है। सर चार्ल्स सैडली के रूप में लिसिडस को प्रतिनिधित्व मिला है। यूजिनीज, यूजिनीज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड लचरस्ट। यूजिनीज जो है ये लॉर्ड लिक्रेस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। निंडर, चौथा जो व्यक्ति है जो इस वाद विवाद में हिस्सा ले रहा है, रिप्रेजेंटिंग ड्राइडन हिमसेल्फ, वो निंडर है। उसको निंडर नाम दिया है और वह ड्राइडन का खुद प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी निंडर जो भी बोलता है उसमें हम ड्राइडन के व्यूज़ देखते हैं, ड्राइडन की विचारधारा को हम निंडर में पाते हैं। ऑल दीज वर ड्रिफ्टिंग in a barge down the Thames while waiting to hear the news of great naval battle with the Dutch on 3rd June 1665। ये चारों लोग, all these were drifting, ये चारों लोग बार्ज मतलब नाव में बैठ करके यात्रा कर रहे थे टेम्स नदी पे। टेम्स नदी पे नाव में बैठ करके ये चारों यात्रा कर रहे थे, और वाइल वेटिंग टू हियर द न्यूज़, इनको इंतजार था उस खबर का, ग्रेट नावल बैटल जो एक युद्ध हो रहा था विद द डच ऑन 3 जून 1665। 3 जून 1665 को डच के साथ, डच लोगों के साथ जो युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में कौन सी खबर आने वाली थी इसके बारे में वो वेट कर रहे थे। The main purpose of the essay is vindicate the honor of English writers from the censure of those who unjustly prepared the French before them। इस लेख का जो मूल भाव है, मूल उद्देश्य, ये क्यों लिखा गया है, वो यही है। The main purpose of the essay is to vindicate the honor of our English writers। इंग्लिश लेखकों का जो सम्मान कम हो गया था उसको फिर से सम्मान दिलाने के लिए ये लेख लिखा गया है। फ्रॉम द सेंसर ऑफ दोज हु अनजस्टली प्रिपेयर्ड फ्रेंच बिफोर देम,
वे लोग जो फ्रेंच नाटकों को अंग्रेजी नाटकों से ज़्यादा अच्छा मानने लग गए थे, उन लोगों की विचारधारा का खंडन करना और अंग्रेजी लेखकों को, अंग्रेजी नाटकों को अच्छा साबित करना ही इस लेख का उद्देश्य है। अब आइए हम देखते हैं कि एक एक करके जो 4 कैरेक्टर्स हमने पहले देखे, क्राइटस है, निंडर है, यूजिनीस है, लिसिडस है, इन चारों के व्यूज़ क्या क्या हैं अंग्रेजी लेखकों के प्रति, अंग्रेजी नाटकों के प्रति। सबसे पहला जो हमारा स्पीकर है, द फर्स्ट स्पीकर क्राइटस, सबसे पहला स्पीकर क्राइटस है। डिफेंड्स द एंशियंट्स, सबसे पहले वो एंशियंट्स को डिफेंड करता है। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, बचाव करना। वो प्राचीन लेखकों की रक्षा करता है। ही सपोर्ट्स द एंशियंट्स सेइंग दैट द ड्रामेटिक आर्ट हैड बीन इंडिजीनियस टू एंशियंट ग्रीस। जो क्राइटस है वो कहता है कि एंशियंट जो लेखक थे, जो प्राचीन जो लेखक हैं, वो बहुत अच्छे थे, वो उनका सपोर्ट करता है। और वो उनके सपोर्ट में क्या करता है, द ड्रामेटिक आर्ट, नाटकीय जो कला है, हैड बीन इंडिजीनियस टू एंशियंट ग्रीस, वो प्राचीन ग्रीस से पैदा हुई है, वहीं से उनको ख्याति मिली है। इट हैड अटेंडेड अर्ली मैच्योरिटी दहर, और वहीं पर वो परिपक्व होकर के आए हैं। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता, यानी जो नाटकों में जो परिपक्वता आई वो ग्रीस से आई है। द ड्रामाटिस्ट आर नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम एंड देयरफॉर द डिज़ायर ऑफ एक्सीलेंसी हैज़ वेनिस्ड। चूँकि अभी के जो नाटककार हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिलता, इसीलिए उनके अंदर जो डिज़ायर है, उनके अंदर जो इच्छा है किसकी, एक्सीलेंसी की, श्रेष्ठता की, वो ख़त्म हो चुकी है। जब तक नाटककार को उचित सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वह अच्छे से अच्छे नाटक नहीं लिख सकता। सम्मान की कमी हो गई है, इसलिए नाटककारों ने अच्छे नाटक लिखना बंद कर दिया। ही थिंक्स दैट इम्यूलेशन इज नेसेसरी फॉर आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि जो है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इम्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। ही थिंक्स, क्राइटस है वो सोचता है, उसके ऐसी विचारधारा है कि किसी भी नाटक के आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इम्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। He thinks that emulation is necessary for artistic development. The ancients were faithful imitators and wise observers of that nature. क्राइटस कहता है कि जो एंशियंट लेखक थे, जो प्राचीन लेखक थे, वो फेथफुल थे, इमिटेटर्स थे, मतलब वो वास्तव में सही नकल करते थे। क्योंकि नाटक क्या है, जो पहले हो चुका है उसकी नकल करना, नाटक है उसकी इमिटेशन करना। और एंशियंट वो है फेथफुल इमिटेटर्स थे एंड वाइज ऑब्जर्वर्स, और वे बहुत अच्छे बुद्धिमान ऑब्जर्वर्स भी थे ऑफ दैट नेचर, प्रकृति के। विच इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन प्रेजेंट प्लेस, और इस चीज़ को वर्तमान के नाटकों में नहीं दिखाया जाता है। इसलिए जो प्राचीन काल के जो नाटक थे वो बेस्ट थे। ऑल द रूल्स ऑफ ड्रामा वर इन्वेंटेड बाय द एंशियंट्स। क्राइटस ये भी कहता है कि नाटकों के जितने भी रूल्स है वो सब एंशियंट, जो रूल्स है वो एंशियंट्स ने ही खोजे थे, यानी प्राचीन जो लेखक थे, जो नाटककार थे, उन्होंने ही वो खोजे थे। वो उदाहरण भी देता है, अरिस्टोटल्स पोइटिक्स एंड हॉरेस आर्ट ऑफ पोइट्री। इन 2 बुक्स का वो उदाहरण देता है, एक तो अरिस्टोटल की पोइटिक्स और दूसरी हॉरेस की आर्ट ऑफ पोइट्री। एंड द इंग्लिश मैन हैव बोरोड दोज रूल्स फ्रॉम देम। और अगर अंग्रेज लोगों ने उन नियमों का कहीं पे पालन किया है तो उन्होंने ये रूल्स जो है उधार लिए हैं। बोरोड मतलब उधार लिए हैं, किन से, दोज रूल्स फ्रॉम देम, उन प्राचीन नाटककारों से। उन प्राचीन नाटककारों से, चाहे वो अरिस्टोटल हो चाहे वो हॉरेस हो, इनसे उन्होंने उधार लिए हैं और उनको फॉलो किया है। ही डिस्कसेस 3 यूनिटीज़, टाइम, प्लेस एंड एक्शन ऑफ द प्ले। क्राइटस हमें बताता है कि किस तरह से एंशियंट जो नाटक थे उनमें टाइम, प्लेस और एक्शन की जो यूनिटीज़ होती थी उसका उपयोग किया जाता था। टाइम मतलब समय, प्लेस जगह, और इस एक्शन कार्य। यानी
जो नाटक लिखे जाते थे वो एक समय के ही लिखे जाते थे। ऐसा नहीं कि एक ही नाटक में प्राचीन काल आ गया और फिर उसके बाद मॉडर्न काल आ गया। प्लेस, जगह, ऐसे नाटक लिखे जाते थे कि वहाँ का जो बैकग्राउंड था, स्थान जो होता था वो एक जैसा होता था। ऐसा नहीं कि एक नाटक में आधा भाग अमेरिका का लिख दिया और आधा इंडिया का लिख दिया। ऐसे ही एक्शन जो होते थे वो एक जैसे होते थे। He says the ancients had possessed the power of expression to a superlative degree. क्राइटस हमें ये भी बताता है कि जो एंशियंट जो लेखक थे, जो नाटककार थे, उनके अंदर ऐसा पावर था कि वे अपने आप को सुपरलेटिव डिग्री में परफॉर्म करते थे। वे अपने आप को सुपरलेटिव डिग्री में प्रस्तुत करते थे। जब क्राइटस ने अपना व्यू रखा, उसके बाद यूजिनीस जो है वो मॉडर्न के फेवर में बोलता है। क्राइटस ने एंशियंट के फेवर में बोला, उसने नाटकों के बारे में बताया और उसके बाद उसकी बात को सुन करके यूजिनीस जो है वो मॉडर्न के फेवर में बोलता है। आफ्टर क्राइटस यूजिनीस स्पीक्स इन फेवर ऑफ मॉडर्न्स। क्राइटस के बाद यूजिनीस जो है वो मॉडर्न के फेवर में बोलता है। ही एक्सेप्ट दैट मॉडर्न्स आर प्रोपिटेड बाय द रूल्स ऑफ द एंशियंट। वो इस बात को नेग्लेक्ट नहीं करता, वो इस बात को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है इस बात को कि मॉडर्न्स जो है उनको फ़ायदा मिला है प्राचीन लेखकों का, प्राचीन नाटककारों का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। बट एट द सेम टाइम दे हैव इम्प्रूव्ड द एंशियंट इन मेनी रेस्पेक्ट्स। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन नाटककारों की जो कमियां थी उसमें भी सुधार किया है। ऐसा थोड़ी ही कि उन्होंने पूरी तरह से कॉपी किया है और कॉपी करके उसको कुछ नहीं किया, बल्कि उसमें सुधार किए हैं जो कमियां उनकी रह गई थी। दे गेव द आइडिया ऑफ 5 एक्ट्स इन द प्ले। यूजिनीस हमें बताता है कि जो मॉडर्न लेखक है उन्होंने एक नाटक में 5 एक्ट का जो विचार है, जो आइडिया है वो दिया है। इससे पहले नाटकों में एक्ट जो है, भाग जो है, उसका कोई रूल नहीं था, कितने भी एक्ट हो सकते थे। लेकिन मॉडर्न्स ने ये दिया कि कम से कम एक नाटक में 5 एक्ट होने चाहिए। ही ऑल्सो फाइंड्स फॉल्ट्स इन द प्लॉट्स ऑफ द एंशियंट प्लेस। यूजिनीस जो है वो कहता है कि जो एंशियंट्स के जो प्लॉट्स होते थे वो बहुत फॉल्टी होते थे, उनमें बहुत फॉल्ट्स होते थे। द ट्रेजेडीज वर मोस्टली बेस्ड ऑन थेप्स एंड ट्रोय। देखो उनमें पहला फॉल्ट क्या होता था, प्राचीन जो नाटक होते थे उनमें पहला फॉल्ट क्या होता था कि उनकी जो ट्रेजेडीज होती थी वो या तो थेप्स पे आधारित होती थी या ट्रोय पे आधारित होती थी। इसके अलावा उनको कोई और नज़र ही नहीं आता था जिस पे वो ट्रेजेडी लिखें। इट वॉज ऑलरेडी नॉन टू द ऑडियंस। जब कोई नाटक प्रस्तुत किया जाता था तो श्रोता जो होते थे उनको पहले से ही पता रहता था कि ये नाटक या तो ट्रोय पे होगा या ये नाटक थेप्स पे होगा। ये जो 2 शहरों के नाम बताए। देयर वॉज नो नोवेल्टी इन कॉमेडीज ऑल्सो। ट्रेजेडी के अलावा उनकी जो कॉमेडीज होती थी उसमें भी कोई नयापन नहीं होता था। दे वर नॉट एक्सपर्ट इन टेक्निक्स एंड ऑल्सो फेल्ड इन मॉरल टीचिंग। दूसरी बात एक और ये थी कि उनको टेक्निक का ज्ञान नहीं था, एक्सपर्ट नहीं थे वो टेक्निक में, नाटक को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए उस टेक्निक में वो फेल थे। और उनके जो नाटक होते थे वो मोरल टीचिंग वाले भी नहीं होते थे, यानी नैतिक उपदेश देने वाले भी उनके नाटक नहीं होते थे। द एंशियंट्स रोट आइदर ट्रेजेडीज और कॉमेडीज। एंशियंट जो नाटककार थे उन्होंने या तो ट्रेजेडी लिखी या फिर शुद्ध कॉमेडी लिखी, यानी उन्होंने उनका मिक्सर नहीं किया, मिंगल नहीं किया उसको। बट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट कैन राइट बोथ कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज इक्वली वेल। लेकिन जो आधुनिक नाटककार हैं उन्होंने ट्रेजेडीज और कॉमेडीज को मिला करके ट्रेजिक कॉमेडी लिखी, यानी एक ही नाटक में ट्रेजेडी भी लिखी और कॉमेडी भी लिखी। Another defect of ancient is the lack of love scenes. Another defect, एक और डिफेक्ट जो है ऑफ एंशियंट नाटककारों का, प्राचीन नाटककारों का, इज द लेक ऑफ लव सीन्स एंड सॉफ्ट पैशन इन ट्रेजिक सीन्स। अगर उन्होंने कोई ट्रेजेडी लिखी तो उसमें वो लव सीन जो है क्रिएट नहीं कर सके, उसकी कमी रही। सॉफ्ट जो पेशेंस थी वो ट्रेजिक सीन्स में उनके द्वारा क्रिएट नहीं हो पाए। यानी कोई ट्रेजेडी हो रही है और उसके बाद कोई रो रहा है, उसमें जो पेशन आ रहा है, कोई प्रेम में अलग हो रहा है, तो ऐसी जो भावनाएं थी
वो उनके नाटकों में नहीं हो पाए। दे प्रोड्यूस्ड ओनली लस्ट, क्रुअल्टी, रिवेंज, एम्बिशन एंड ब्लडी एक्शन। प्राचीन जो नाटककार थे उनके नाटकों में या तो लस्ट होती थी, लस्ट मतलब काम वासना, क्रुअल्टी निर्दयता, रिवेंज बदला, एम्बिशन या फिर कोई महत्वाकांक्षा होती थी, ब्लडी एक्शन, और उनके जो एक्शन होते थे वो ब्लडी होते थे, खून से सने हुए, रक्त रंजित इसको कहेंगे हम। एट लास्ट ही सेज दैट दे हैव मेड सम चेंजेस विद द पासिंग ऑफ टाइम, और इसीलिए वो कहता है कि उन्होंने एंशियंट जो नाटक थे उनमें समय के साथ परिवर्तन किया है। इस तरह से यूजिनीस जो है अपना मत प्रस्तुत करता है। जब यूजिनीस अपना मत प्रस्तुत करता है तो उसके तुरंत बाद लाइसिडस जो है वो बोल जाता है। लाइसिडस फॉर द फ्रेंच ड्रामा, अब लाइसिडस जो है फ्रेंच ड्रामा के फेवर में बात करता है। He says the English drama of 40 years back clearly surpassed the French, but for the last 40 years have reformed their stage and dramas. Lycidas क्या कहता है? The English drama of 40 years back, 40 साल पहले के जो इंग्लिश ड्रामा थे, clearly surpassed the French, वो निश्चित रूप से फ्रेंच नाटकों से आगे निकल गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि 40 साल पहले के जो इंग्लिश ड्रामा थे अब वो फ्रेंच से आगे निकल गए हैं। बट फॉर द लास्ट 40 ईयर्स हैव परफॉर्म्ड देयर स्टेज एंड ड्रामास, बट किंतु फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, लेकिन पिछले 40 सालों में हैव पर रिफॉर्म, उन्होंने रिफॉर्म किया है देयर स्टेज एंड ड्रामास, उनके जो स्टेज हैं और उसमें ड्रामा में, यानी 40 सालों में उन्होंने बहुत सुधार किया है। उन्होंने फ्रेंच जो ड्रामा थे उनको पीछे छोड़ दिया, अब वो आगे निकल गए। रिचलू एंड कॉर्नवेल फ्रेंच ड्रामाटिस्ट बिकेम अनराइवल्ड इन यूरोप। अब जो दो नाटककारों के नाम बताए जो फ्रेंच नाटककार हैं, रिचलू है और कॉर्नवेल है, कॉर्नेल, ये दोनों फ्रेंच ड्रामाटिस्ट जो है अनराइवल्ड हो गए इन यूरोप। अनराइवल्ड यानी इनका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है, यूरोप में इनके जैसा कोई नाटककार नहीं पैदा हुआ। दे फॉलोड द रूल्स ऑफ 3 यूनिटीज़, ये जो फ्रांस के जो नाटककार हैं रिचलू और कॉर्नेल, दे फॉलोड द रूल्स ऑफ द 3 यूनिटीज़, इन्होंने 3 यूनिटीज़ के जो रूल थे, 3 यूनिटीज़ कौन सी, टाइम, एक्शन और प्लेस की जो यूनिटीज़ थी उसको भी इन्होंने फॉलो किया है। देर आर नो अंडर प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स इन देयर प्लेस, उनके जो नाटक थे उसमें न तो अंडर प्लॉट्स थे न सब प्लॉट्स थे, कथा में कथा जो होती है ऐसा उनके नाटकों में नहीं था। दे डू नॉट राइट ट्रेजिक कॉमेडी, उन्होंने न तो ट्रेजिक कॉमेडी लिखी, ट्रेजिक कॉमेडी मतलब उन्होंने मिश्रण नहीं लिखा, या तो उन्होंने ट्रेजेडी लिखी या फिर उन्होंने कॉमेडी लिखी। और द मोस्ट एब्सर्ड थिंग इन्वेंटेड बाय द इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, लाइसिडस कहता है कि ट्रेजिडी कॉमेडी लिखने का जो प्रचलन अंग्रेज नाटककारों ने किया, जो कि दुनिया की सबसे एब्सर्ड थिंग है, एब्सर्ड मतलब सबसे घटिया, जो सबसे घटिया चीज़ जो अंग्रेजी नाटककारों ने लिखी वो फ्रांस के नाटककारों ने बिल्कुल भी नहीं लिखी। द इकोनॉमी ऑफ द प्लॉट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट मेक्स फ्रेंच प्लेस बेटर। अब यहाँ पर फ्रेंच नाटकों की एक और विशेषता है इकोनॉमी ऑफ द प्लॉट, यानी उन्होंने प्लॉट की मितव्ययिता काम में ली। इकोनॉमी का मतलब होता है मितव्ययिता, उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स नहीं बनाए, उन्होंने प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो किया, पृष्ठभूमि, प्लॉट मतलब पृष्ठभूमि, नाटक की जो पृष्ठभूमि रखी उन्होंने उसको उन्होंने छोटा कर दिया। देयर नरेशन इज सुपीरियर, उनका कहने का जो ढंग था, नरेशन मतलब कहानी कहने का ढंग, वो सुपीरियर था, वो श्रेष्ठ था। दे रिमूव्ड ड्यूल बैटल्स एंड सीन्स ऑफ क्रुअल्टी, उन्होंने अपने नाटकों में से द्वंद्व युद्ध और निर्दयता के सीन को पूरी तरह से बाहर कर दिया। द इंग्लिश प्लेज आर फॉल्टी फ्रॉम द पॉइंट दैट दे ऑफन एंड्स विद सडन कन्वर्जेशन। द इंग्लिश प्लेज, अंग्रेजी जो नाटक है
आर फॉल्टी, उनमें दोष पाया जाता है। और कौन सा दोष पाया जाता है? फ्रॉम द पॉइंट दैट दे ओपन एंड विद सडन कन्वर्जेशन, और उनमें ये दोष पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, सडन कन्वर्जेशन हो जाता है, उसमें अचानक परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है? अ विलियन सडनली चेंजेज इनटू एन ऑनेस्ट मैन, एक जो विलियन होता है वो अचानक से अच्छा आदमी बन जाता है। ये मतलब एक दोष है, किस तरह से एक बुरा आदमी, एक विलियन जो है एक अच्छा आदमी बन जाता है। लेकिन अंग्रेजी नाटकों में ऐसा बहुत सी बार हुआ है। अगर हम बात करें ओथेलो की या फिर हम बात करें एज यू लाइक इट की, तो जो ड्यूक सीनियर है या जो ऑरलैंडो का जो भाई है वो किस तरह से बदल जाते हैं और अपने भाइयों को वापस गले लगाते हैं। अगर देखा जाए तो वो विलेन है ही नहीं। ही प्रेज्ड फ्रेंच प्लेस फॉर द ब्यूटी ऑफ राइम। लाइसिडस जो है वो फ्रेंच प्ले की इसलिए भी प्रशंसा करता है क्योंकि उसमें राइम की ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ राइम, यानी वो राइम में लिखे गए हैं। ही प्रिपेयर्स राइम टू ब्लैंक वर्स फॉर राइटिंग ट्रेजेडीज। लाइसिडस ने कहा है कि अगर आपको ट्रेजेडीज लिखना है तो ही प्रिपेयर राइम, वो राइम को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर मतलब पसंद करता है। वो कहता है कि आपको ट्रेजेडीज लिखनी है तो राइम में लिखिए बजाय ब्लैंक वर्स के। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अतुक्कांत कविता, यानी अगर आपको ट्रेजेडी लिखना है, सीरियस नाटक लिखना है तो उसको आप राइम में लिखिए। इस तरह से 3 लोगों का मत आ जाने के बाद निंडर जो है वो भी अपना मत प्रकट करता है। चौथा व्यक्ति जो निंडर है, जो कि खुद ड्राइडन है, वो अपना मत इस तरह से प्रकट करता है। निंडर्स जस्टिफिकेशन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा। अब चूंकि लाइसिडस ने फ्रेंच ड्रामा की बहुत तारीफ कर दी थी, उसने अंग्रेजी ड्रामा को निंदा की नज़र से देखा, निंदनीय बताया, उसमें कमियां ढूंढी। अब निंडर जो है, ड्राइडन जो है, वो अंग्रेजी नाटककारों की प्रशंसा करता है। निंडर्स जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब होता है जस्टिफाई करना, मतलब न्यायोचित ठहराना, सही या गलत में अंतर करना। द लास्ट मैन इज निंडर हु इज ड्राइडन हिमसेल्फ। लास्ट मैन इस लेख में जो है वो निंडर है, जो खुद ड्राइडन है। जस्टिफाइज इंग्लिश ड्रामा, वो अंग्रेजी ड्रामा को जस्टिफाई करता है। ही सेज फ्रेंच प्लेज आर वेरी रेगुलर। वो कहता है फ्रेंच प्लेज जो थे वो वास्तव में रेगुलर थे। दे ऑब्जर्व डेकोरम एंड द लाइक। उन्होंने डेकोरम का बहुत ध्यान रखा, गरिमा का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। अ प्ले हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लिवली इमिटेशन ऑफ नेचर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ए प्ले हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज लिवली इमिटेशन ऑफ नेचर। एक जो नाटक होता है, एक नाटक की क्या परिभाषा है? एक नाटक किसे कहते हैं? लिवली इमिटेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की सजीव नकल करना, वो एक नाटक होता है। फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट से देखें, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही फाइंड्स मेनी डिफेक्ट्स इन दैम। अगर इस पॉइंट से देखें तो फ्रेंच जो नाटक है उनमें बहुत सारे डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी वे लिवली इमिटेशन ऑफ नेचर से बहुत दूर चले गए। उन्होंने नेचर की इमिटेशन नहीं की बल्कि उसमें कृत्रिम चीज़ें बहुत ज़्यादा रख दी। फ्रेंच प्लेज लाइक टच विद रियल लाइफ। फ्रेंच जो नाटक है उसमें रियल लाइफ का टच जो है उसकी बहुत कमी है। ही देन डिफेंड्स द इंग्लिश प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ट्रेजिक कॉमेडीज। उसके बाद वो जो है निंडर जो है वो डिफेंड करता है, डिफेंड मतलब बचाव करता है इंग्लिश प्रैक्टिस, अंग्रेजी नाटकों की जो प्रैक्टिस थी। कौन सी प्रैक्टिस? ट्रेजिक कॉमेडीज लिखने की, यानी अंग्रेजों ने जो ट्रेजी और कॉमेडी लिखी उसके पक्ष में भी वो विचार प्रकट करता है। ही सेज दैट इट इज़ पॉसिबल टू एंजॉय ट्रेजिक एंड कॉमिक सीन्स टुगेदर। वो कहता है कि एक साथ हम ट्रेजिक और कॉमिक दोनों सीन का आनंद ले सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि एक साथ खुश ही रहें, दुखी ना हो? ऐसा हो सकता है। ही प्रेजेस शेक्सपियर एंड प्लेज ऑफ बेन जॉनसन। फिर उसके बाद वो शेक्सपियर के नाटकों की प्रशंसा करता है जिसने ट्रेजिक और कॉमेडी दोनों एक साथ लिखी है। प्लेज ऑफ बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के प्ले की प्रशंसा करता है जिसका नाम है द साइलेंट मैन। क्राइटस
अटैक्स राइम इन ड्रामा बट निंडर डिफेंड्स इट इन सीरियस प्लेस ओनली। क्राइटस जो कि पहला वक्ता था, उसने राइम पे अटैक किया था ड्रामा में। उसने ये कहा था कि नाटक में राइम का क्या काम है। क्या कोई व्यक्ति जब नाटक के रूप में अपना स्टेटमेंट दे रहा है, बोल रहा है, तो क्या वो किसी चीज़ को राग लेकर के गाएगा? क्या वो उसको गा करके बोलेगा? लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं, यद्यपि वो नाटक नहीं है, लेकिन उनमें भी चौपाइयों के माध्यम से, सलोक के माध्यम से बताया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्राइटस जो अटैक करता है कि नाटक में राइम होनी नहीं चाहिए, बट निंडर डिफेंड्स इट इन सीरियस प्लेस ओनली। तो उसके पक्ष में निंडर कहता है कि जो सीरियस प्लेस है, यानी जो ट्रेजेडीज़ है, उनमें राइम हो सकती है। भले ही आप कॉमेडीज़ को राइम से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन ट्रेजेडीज़ में राइम हो सकती है। थैंक्स गूगल। यहाँ पर ये जो वीडियो बनाया, इसमें गूगल की हेल्प ली है, इसलिए गूगल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।